आवाज़ से आवाज़ मिलाना है। जनाब नदीम ज़फ़र कहते हैं कि दरिया तमाम तुमसे खंगाले न जाएंगे, दरिया तमाम तुमसे खंगाले न जाएंगे, हम जैसे मोती तुमसे निकाले न जाएंगे, हम जैसे मोती तुमसे निकाले न जाएंगे। लाओ हमारी सल्तनतें तुम हमको सौंप दो, लाओ हमारी सल्तनतें तुम हमको सौंप दो, लाओ हमारी सल्तनतें तुम हमको सौंप दो। ए तख्त ताज तुमसे संभाले न जाएंगे, ए तख्त ताज तुमसे संभाले न जाएंगे। भरपूर तालियां बजा करके मुझे बताएं कि मैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब को बुला दूं, क्योंकि मुझे ये शेर भी पढ़ना था कि अगर वादा किया हमने तो फिर वादा निभाते हैं, अगर वादा किया हमने तो फिर वादा निभाते हैं। वो और होंगे, वो कोई और होंगे जो सफर में छोड़ जाते हैं। मेरे किरदार का इससे भी कर सकते हो अंदाजा, मेरे किरदार का इससे भी कर सकते हो अंदाजा। मेरे दुश्मन भी डीपी पर मेरा फोटो लगाते हैं, मेरे दुश्मन भी डीपी पर मेरा फोटो लगाते हैं। जरा मिल करके तालियां बजा करके मुस्तकीम डिग्निटी साहब का इस्तकबाल करें। आज का जलसा खैराज अकीदत जो निहाल साहब की 8वीं बरसी के मौके पर बुनकर लॉन्च में रखा गया, साजिदा मैडम की सदारत में, बोलने के लिए मौजू कई हैं। मुझसे पहले काफ़ी मुकर्रिरीन ने निहाल साहब पर बोला, कुछ नई बात थी, कुछ हमने सुनी थी, कुछ मेरे लिए भी नहीं थी। अब मेरे सामने ये सवाल था कि मैं क्या बोलूं। शहर में ये 8 साल की बरसी निहाल साहब से शहर 8 साल से महरूम है, ये बात बिल्कुल सच है। मगर ये शहर क़यादत से 25 साल से महरूम है, क़यादत से 8 साल से नहीं महरूम है। हलीम सिद्दीकी बोल रहे थे कि निहाल साहब की हयाती में निहाल साहब क्या किए ये आप लोगों को भी पता है, मुझसे पहले भी लोगों ने बोले, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त भी नहीं है। मगर उनकी हयाती में 2014 के असम्बली में ये बात बिल्कुल सच है कि बुलंद इकबाल को 6500 वोट मिली। ये कोई गलत बात नहीं है, आंकड़े हैं, शहर के सामने हैं। मगर उसकी कई अलग अलग वजूहात थी। निहाल साहब की फैमिली कभी अवामी काम काज से हटी नहीं। हमको बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जिस तरह दूसरे लीडरान काम करते हैं उसी तरह तुम भी करो। क्या ज़रूरत है 19-19 केस बना लेने की, क्या उससे हासिल हो जाने वाला है। मगर हम निहाल साहब के नज़रियात पर चलते हैं, उनके उसूल पर चलते हैं। हमें भी पता है कि जिस तरह की मालेगांव शहर में सियासत और जिस तरह से कामकाज हो रहा है, कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पर 10 लाख की रोड बनाने पर भी आमदार अगर 10 यूट्यूब चैनल और 10 अखबारात के नुमाइंदे को लेकर फ़ोटोबाजी कर सकता है तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख 20 लाख का काम करा लेना और उसके साथ फ़ोटो खिंचा लेना। मगर उसके बाद भी हमने 19-19 केस अपने ऊपर बनाए हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। 12 नवंबर का वाक़या हुआ, हम भी चाहते तो दूसरों की तरह भागते फिरते, हम भी दूसरे शहरों में होटलों पर रहते, हमारे भी ताल्लुकात बाहर बहुत हैं। मगर जेल में क्यों मैं गया? खुद को सरेंडर में वाहिद था 12 नवंबर में जो अपने आप को सरेंडर किया। मुझे बाहर कोई मसला था ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे सामने उस वक्त मेरा खुद का सवाल नहीं था कि मुस्तकीम डिग्निटी, ये सवाल नहीं था। मेरे सामने सवाल था निहाल साहब अगर होते तो। कुर्बानी हमने उनसे सीखी, इसलिए हम कुर्बानी दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं।
हमको तरह तरह से मुखालफिन तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सियासत में रहेंगे तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपना काम काज करके भी बहुत सुकून और अच्छी से रह सकते, मगर हमारे सामने निहाल साहब का नज़रिया और निहाल साहब का उसूल कि वो इस शहर को अपना शहर मानते थे। हम इस शहर को बनाने और संवारने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हम इस शहर को बर्बाद और उजड़ता नहीं देख सकते, इसलिए हम तकलीफ़ उठाते हैं। कोई ये कहता है कि सियासत के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। सियासत के लिए करने के लिए दूसरे जिस तरह से करते हैं हम भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि शिवाजी पुतले के पास अगर कोई भगवा लेकर आ रहा है तो हम तिरंगा लेकर वहाँ पहुँचे, कोई उस पर बात भी नहीं करता। हमें पता है कि जब हम तिरंगा लेकर जाएंगे और कुछ भगवा लेकर वहाँ पहुँच गए तो मामलात किधर से किधर हो सकते। आज मुल्क के हालात क्या हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, ये भी आप सबके सामने है। उसमें कोई सियासी बात नहीं कि यार सियासत या बहुत नाम हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये बात ही बिल्कुल गलत है। हमारे सामने सवाल है निहाल साहब का नज़रिया और उसूल कि कोई 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर भगवा झंडा लेकर आएगा। इस मुल्क में अगर निहाल साहब होते तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से हम करते हैं कि ये शहर पर हम फ़िरका परस्तों का राज होना नहीं देना चाहते, उनका दबदबा होने नहीं देना चाहते। इसलिए हम हमारा दबदबा रखते हैं और हम वहाँ गए और भगवा झंडे वालों को रास्ता बदलना पड़ा। ये निहाल साहब का नज़रिया और निहाल साहब का उसूल है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रात दिन लोगों का काम काज करें, राशन कार्ड से लेकर हर मामलात में हर मुद्दे पर काम काज करें, ऐसी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर दार छोड़कर अगर सब काम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि जिसने इस शहर को बनाया, जिसने इस शहर के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, उसके शहर को हम हमारी आँख के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकते। निहाल साहब की लड़की को कोई आज ज़रूरत नहीं है कि वो लोगों का बहुत दिन रात काम करे। खातून हो के कई केस उसके ऊपर भी है। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी ईदगाह ग्राउंड पर जाकर, जब ईदगाह पर क्रिकेट खेलने से हमारे लोगों को मना किया जा रहा था तो दूसरे बड़े बड़े लीडरान एमएलए जो नुमाइंदे हैं उनको वो नहीं गए, उसको भी ज़रूरत नहीं थी। मगर उसके सामने भी सवाल था निहाल साहब का नज़रिया और निहाल साहब का उसूल। हम इसलिए करते हैं कि हम नहीं चाहते कि इस शहर में फ़िरका परस्तों का कब्ज़ा हो। जिस तरह से बोला गया कि निहाल साहब ने ऐसे हालात बनाए कि ये शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। ये शहर में आज मुल्क के ऐसे हालात होने के बाद भी यहाँ पर आने वाला आदमी, आज भी लोग बाहर से मालेगांव शहर में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मानते हैं, महफूज मानते हैं अपने आप को। ये इसलिए कि निहाल साहब का ये शहर है, उन्होंने इस तरह से इसे बसाया, इस तरह से इसे रखा, इस तरह से यहाँ पावरलूम इंडस्ट्री फल फूल रही है कि दूसरे शहरों में उस तरह से फल फूल नहीं रही, ताकि लोग यहाँ आए, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दें। इसलिए हमको करना पड़ता है कि कल के यहाँ पर फ़िरका परस्तों का दबदबा ना आ जाए। फ़िरका परस्त ये ना समझने लगे कि मालेगांव शहर में भी कुछ भी कर सकते हैं। गढ़ की यात्रा हुई, वो आए, वो चले गए, हम उसके खिलाफ कोर्ट तक गए, बयान हम भी दे देते थे कि हाँ ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कोई मसला नहीं था। कोर्ट गए, वकील लगाए, खर्चा किए, पुलिस के पास बयान दिए, पुलिस ने नोटिस भेजी, कार्रवाई करने की बात बोली। हम भी चाहते तो बोल देते थे नहीं, हम डट कर वहाँ बयान दिए। एक बार नहीं 4 बार गढ़ की यात्रा के मामले में मेरा बुलाना आया और मैं गया, बयान दिया, उनके ऊपर केस बना, 120B बना, प्लानिंग बनी, दूसरे केस, दूसरे कलम उनके ऊपर बढ़ाई गई। नहीं तो एक वक्त था कि उनके ऊपर जो केस पुलिस ने उस वक्त बनाई थी वो कोर्ट में खड़े होते और छूट जाते। 1.5 महीना वो जेल में रहे। कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों में एक डर तो बैठा होगा ना कि नहीं इस शहर में अगर कुछ करेंगे तो यहाँ के लोग छोड़ेंगे नहीं। क्यों ये किया गया? ये निहाल साहब का शहर है,
निहाल साहब का नज़रिया, निहाल साहब का उसूल, वो हमारे सामने सबसे ज़्यादा अहमियत रखता। इसलिए हम करते हैं कि अगर हम नहीं करें तो आप यकीन मानो इस शहर में कोई सियासी पार्टी का लीडर इस तरह के वाक़यात पर चू भी नहीं करेगा। जिस वक्त निहाल साहब एमएलए थे, इस शहर में दबदबा था, इस शहर का दबदबा था। आज हमारा नुमाइंदा दबा दबा सा है फिरका परस्तों के आगे। दबदबा नहीं है, वो खुद दब चुका है। ऐसे वक्त में अगर हम नहीं बोलेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस शहर पे फिरका परस्तों की नज़र नहीं है? इतने पूरे हिंदुस्तान में आपने हमेशा सुना होगा कि बड़े शहरों पे बम ब्लास्ट हुए। कभी मालेगांव शहर जैसा छोटा शहर आपने देखा फिरका परस्तों ने यहाँ बम ब्लास्ट किया? क्यों मालेगांव शहर को चुना गया? डराने के लिए। वो ये चाहते हैं कि इस शहर में जो तहफ़्फ़ुज़ निहाल साहब ने दिया है उसे कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। कि इतना बड़े मामले में भी अगर मालेगांव को टारगेट किया जा रहा है तो आप सोचो कि छोटी छोटी बातों पर अगर हम बोलना बंद कर दें तो आपको लगता है कि इस शहर में कोई लीडर बोलेगा? और धीरे धीरे ये शहर फिरका परस्तों की जकड़ में आ जाएगा। यहाँ पर आज जो लोग हैं, जो लोग आज भी आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि तुम्हारा शहर महफूज है। यहाँ फिरका परस्तों की दाल नहीं गलती, यहाँ फिरका परस्तों की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे शहर में तुम्हारे खिलाफ कुछ कर ले या ऐसी कोई हरकत करें जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को तकलीफ़ हो जाए। मगर ये छोटे छोटे वाक़यात पर अगर बोलना बंद कर दिया जाए, आज की बात बोल रहा हूँ, आज भी मेरे खिलाफ कुछ लोग गए कि इनके ऊपर केस बनाओ, इन्होंने ऐसा ऐसा बयान क्यों दिया। वो बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं समझता कि किसी मजहबी मामले को लेकर बात या किसी नाम को लेकर नहीं है। हमारे यहाँ सावित्री बाई फुले गार्डन है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनका काम वैसा है। हम नाम के ही बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस वक्त हम महेश नगर में रहने गए तो कुछ लोगों को ये लगा, यहाँ रिजवान सर भी बैठे हैं, कि यार अब ये सियासी लोग आए, ये नाम तो नहीं तब्दील कर देंगे। कभी नाम तब्दील नहीं करेंगे। वो जो समाज महेश्वरी समाज का है, उन्होंने बसाया है तो उनका ही रहेगा। मगर बात नाम की नहीं है, बात एक मजहब से जुड़ी हुई है। अगर किसी केंद्र का नाम हम मदरसा रख दें, कोई सरकारी काम काज जहाँ से हो रहा है उसका नाम हम मदरसा या मस्जिद इस तरह से नाम रख दें, तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम नाम के खिलाफ नहीं हैं, हम मंदिर के भी नाम के खिलाफ नहीं हैं, मगर जो काम जिस तरीके से होना चाहिए, उस वक्त भी मैं ये बात बोला कि जिस राह पर पाकिस्तान उस वक्त गया, उसी राह पर अब हिंदुस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये सबके सामने है। बर्बाद मुल्क हो चुका। हम इस मुल्क की बर्बादी नहीं देखना चाहते, इसलिए हम इन सब मौजू पर बोलते हैं। बात बोलने के लिए बहुत थी। हमारे नुमाइंदे के बारे में भी मैं बोला था कि 29 तारीख तक आप जिस जगह, जिस वक्त, जिस तारीख को आप बोलेंगे, आप पेपर लेकर आइए, मैं वहाँ पर आकर आपकी बात का जवाब दूंगा कि काम कौन रुकवाया। काम उनको करना ही नहीं आता, काम वो खुद रुकवाते हैं। मगर जलसे का मौजू जिस तरह से यहाँ तकरीरें हुई और बातचीत हुई, वो मौजू ऐसा नहीं है। कागज़ मैं भी लेकर आया हूँ, लेकिन इस पर मैं आज नहीं बात बोलूँगा, मैं इस पर आगे बात बोलूँगा, क्योंकि 29 तारीख हो गई, उन्होंने तो नहीं बुलाया। मेरे पास सारे कागजात हैं और ये शहर जानता है कि निहाली लोग कागज़ की कानूनी बात बोले, तहरीकी बात बोले तो वो सच होती है। उनकी बात का कोई जवाब कल के कांग्रेसी, आज के राष्ट्रवादी, इन्होंने कभी हमारी बात का जवाब नहीं दे पाया, कभी हमारी बात को झुठला नहीं पाए, तो ये क्या हमारी बात को झुठला पाएंगे। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है कि हर वक्त एमाइम में हूँ इसलिए काम नहीं होता, फला मेरा काम रोक देता। आज अबू आसिम आज़मी साहब
को मुसलसल मालेगांव के ताल्लुक से इसलिए बोलना पड़ रहा है, और मौजू भी अगर स्पीकर ले रहा होगा तो इसलिए ले रहा होगा, अगर एक मौजू पर जो इस शहर का नुमाइंदा अपनी बात रखेगा तो वो तो बोलेंगे ना कि 4 दिन का इजलास है, आसिम भाई तुम अपनी बात करो, मालेगांव के आमदार तो बोल रहे हैं ना। सरकार में बैठे हुए लोगों को भी ये बात समझ रही है कि मालेगांव का आमदार कुछ मालेगांव के लिए नहीं बोलता है, इसलिए आसिम भाई को बार बार मालेगांव की नुमाइंदगी करने की ज़रूरत पड़ रही है, और वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इनको हसद भी नहीं है। एक आदमी होता कि यार मेरा काम कोई दूसरा अगर कर रहा तो मैं हसद में करने की कोशिश करूँगा, किस मुंह से ये लोगों में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जब इलेक्शन आएगा तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। ना असेंबली में एक लफ्ज़ बोलते, ना फिरका परस्तों के खिलाफ एक बात बोलते, ना शहर में तरक्की का कोई काम किए, किस मुंह से ये वोट मांगने जाएंगे। मैं तो उस वक्त देखूंगा जब ये वोट क्या बोल के मांगेंगे। पार्टी के ताल्लुक से खुद बोल चुके कि पार्टी मेरी कोई काम की नहीं है, उससे काम नहीं होता, खुद कोई काम के नहीं है, खुद कोई काम आता नहीं। इनका जवाब कागज़ की शक्ल में ही दूंगा, मगर अभी ये मौजू नहीं है। निहाल साहब को सच्चा खैराज अकीदत अगर कुछ है तो ये है कि आने वाले वक्त में इस शहर से बोलने वाला, पढ़ा लिखा, जिसको सियासी समझ हो, जिसको कानूनी समझ हो, जो दबा सा ना हो फिरका परस्तों के आगे, जो दबदबा बना के रखे, ऐसे नुमाइंदे को भेजने की इस शहर में ज़रूरत है, और वही सच्चा खैराज अकीदत होगा इस शहर के लिए। मुझसे पहले कई मुकर्रिरीन ने कहा कि निहाल साहब जब थे उस वक्त काबिल लोगों को, गरीब लोगों को चुनकर लाया करते थे। ये रवायत 25 साल में ख़त्म हो गई। आज दूसरों की बात नहीं बोलता, इन 25 सालों में कौन ताकतवर है, कौन बड़ा चोर है, सियासी पार्टियां ये देखने लगी, किसके पास रुपया पैसा ज़्यादा है, शक्ति है कि नहीं है। इस तरह की बात सोचकर टिकट दिया जाने लगा, इस तरह के लोगों को चुनकर दिया जाने लगा, इसलिए शहर का आज ये हाल है। हम जो है निहाल साहब की 8वीं बरसी पर 29 फरवरी 2024 को एक समाजवादी यूथ क्लब बनाने का ऐलान करते हैं। उस यूथ क्लब के ज़रिए हम पहले मरहले में कम से कम 100 यूथ क्लब अलग अलग बनाएंगे। उसका कंसेप्ट क्या होगा ये मैं जल्द ही मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि यूथ क्लब बनाने का मकसद वो मैं आपको बता दूं कि इसी यूथ क्लब से हम शहर की नुमाइंदगी के लोग निकालेंगे। हर यूथ क्लब में 25 लोग कम से कम होंगे पूरे शहर में। उनका एक इंचार्ज होगा, एक कायद होगा, एक मुखिया होगा, और उनकी जो भी ज़रूरत होंगी हम उसको पूरी करेंगे। उसमें किस तरह से उनको आगे हम लेके जाएं, हम काबिल लोग निकालेंगे, और आगे अगर ज़रूरत काबिल लोग जब निकलेंगे, और वो बहुत रुपये पैसे वाले भी नहीं रहे, मगर अगर काबिल रहे उस यूथ क्लब के, तो उनके ऊपर रुपया पैसा हम खर्च करेंगे। अब वो किस तरह से रुपया पैसा जमा होगा ये ईद बात मैं आपको बताऊंगा, वो किस तरह से पैसा उनके ऊपर हम लगाएंगे। क्योंकि एक बात तो आप मान लो कि ताकतवर आदमी को काबिल नहीं बनाया जा सकता, मगर काबिल आदमी को हम हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारा सोर्स, हमारी निहाली ओट, हमारी समाजवादी की ओट से हम उसको ताकतवर जरूर बना देंगे, मगर कोई गधे को लाकर हम उसको काबिल नहीं बना सकते, भले उसके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो। तो हम अब काबिल लोगों को चुनेंगे, और ये यूथ क्लब से आप यकीन मानो काबिल लोग निकलेंगे। वो यूथ क्लब का आज इफ्तिताह मैं मालेगांव शहर के अभी जो कुछ यूथ लोग हैं हमारे साथ, जो युवा नए जुड़े हैं, वो उस बैनर का इफ्तिताह करेंगे। इस यूथ क्लब को बनाने का
जो शान है इनकी क़यादत में अभी बैनर का इफ्तिताह होगा। ये यूथ क्लब जो है ये इस शहर में वो बदलाव लाएंगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि सियासत में हम करें क्या, हमारे पास तो रुपया पैसा, हमारे पास तो कोई इंतजाम नहीं है, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, हम सियासत में क्या करें। आप सियासत में आओ, 25 लोगों का एक यूथ क्लब बनाओ, उनकी क्या जरूरत है वो हमको बताओ। उन 25 लोगों में से ही आपको शहर के नुमाइंदे मिलेंगे, शहर में काम काज करने वाले लोग मिलेंगे।